जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आप सबको पता चली गया होगा कि माइक्रोमैक्स जो है वो इंडस्ट्री में वापस आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स ने आखिर ऐसी क्या गलतियां करी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे राइज हुआ, उसका फॉल कैसे हुआ और क्यों माइक्रोमैक्स को मार्केट से जाना पड़ा, और वापस आने के बाद अब माइक्रोमैक्स का क्या हो सकता है आगे। आज की वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम माइक्रोमैक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वो 2010-2011 में आई हुई स्मार्टफोन मार्केट की कंपनी है जिसने मार्केट में मतलब तबाही मचा दी थी। तो ऐसा नहीं है। ये माइक्रोमैक्स साल 2000 से इंडस्ट्री में मौजूद है और उस टाइम पर ये जो एसटीडी और पीसीओ वगैरह होते थे, वहाँ पर जो जीएसएम के फोन यूज होते थे ना, ये लोग वहाँ पर जीएसएम के फोन प्रोवाइड कराते थे। मतलब ऐसे वाले फोन जिसमें एयरटेल की सर्विस हो या फिर जो टाटा इंडिकॉम वगैरह की सर्विस हो, इस तरह के फोन की सप्लाई वो लोग करते थे। वैसे आप में से कितने लोगों ने एसटीडी या पीसीओ का इस्तेमाल करा है? अगर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम 90s के जो किड्स हैं उनके लिए मतलब दुनिया काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पिछली जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी भी हमने देखी है, टेलीफोन पीसीओ वगैरह वाली। उसके बाद जो एक ट्रांजिशन आया, मतलब बहुत लंबा गैप आया, वो फेज भी हमने देखा है। और उसके बाद अब का फेज भी हम देख रहे हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल उसका भी हम मजा ले पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हम सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। बाकी जो अब की जनरेशन है उनको पहले के बारे में नहीं पता, जो पहले की थी उनको अब के बारे में नहीं पता। तो है ना, सबसे अच्छा हम लोग का सिस्टम। तो इस बात पे यार लाइक कर देना अगर आप एक 90s किड हो, तो नहीं हो तो भी कर देना। खैर, ये तो थी माइक्रोमैक्स की तब की बात जब वो लोग ये टेलीफोन्स बेचते थे। लेकिन साल 2010 में चीजें चेंज होना शुरू हो गई। माइक्रोमैक्स ने देखा कि जो ये फीचर फोन है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई एसटीडी पीसीओ में नहीं जा रहा, अब वो लोग खुद का मोबाइल फोन रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने फीचर फोन बनाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर माइक्रोमैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि वो लोग बहुत ही यूनिक फोन लेकर आ रहे थे। नोकिया उस टाइम पर सबसे बूम में था। नोकिया को टच कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सैमसंग का उस टाइम पर नामो निशान नहीं था। लेकिन इसी बीच निकल कर आया माइक्रोमैक्स और उसने नोकिया को टच करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन अभी भी माइक्रोमैक्स कुछ उखाड़ नहीं पाया था। लेकिन जब चीजें इससे नेक्स्ट लेवल पर गई, मतलब फीचर फोन से स्मार्टफोन पर जब ट्रांजिशन हुआ, उस टाइम पर माइक्रोमैक्स ने अपना असली कमाल दिखाया। खैर देखो, स्टार्टिंग में उसने क्या किया, जब स्मार्टफोन मार्केट में उसको आना था तो वो सीधा चाइना गया, किसी लोकल वेंडर के पास गया जो वहां पर मतलब मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चर करते थे। उन्होंने ये मोबाइल उठाया, बोला कि भैया हमें ऐसा मोबाइल दो, ये रहा हमारा लोगो, इस मोबाइल पर ये लोगो चिपकाओ और हमें 10 लाख 20 लाख यूनिट हमें इंडिया में भिजवा देना। और उस टाइम माइक्रोमैक्स ऐसे करने वाली अकेले कंपनी नहीं थी। जितनी भी हम सो कॉल्ड इंडियन कंपनीज की बात करें, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, लेमन, जो ये सारी कंपनीज थी ना, ये सब के सब यही कर रही थी। चाइना जाती थी, अनब्रांडेड कोई भी फोन वहां से उठाती थी, उस पर अपना लोगो चिपका के यहाँ इंडिया में लाके बेच देती थी। बस माइक्रोमैक्स ने क्या किया, जब उसकी कंपनी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई तब उसने कुछ फोन्स, सारे फोन्स नहीं, कुछ फोन्स के जो डिजाइन है वो खुद बनाए। डिजाइन लेकर चाइना गए, कंपनी वालों से बोला कि भैया ये हमारा डिजाइन है, ये हमारा लोगो है, बनाओ, लोगो चिपकाओ, इंडिया भिजवा देना। तो अगर हम बात करें 2010, 2011, 2012 की, तो उस टाइम पर हम इंडियंस, जो हम लोअर मिडिल क्लास इंडियंस थे ना, जो कि 95% थे उस टाइम देश के, उन लोगों के पास स्मार्टफोन खरीदने के दो ऑप्शन थे। या तो वो जो प्योर चाइनीज फोन था, जो डायरेक्ट कोई भी अंडरस्टैंड ब्रांड का चाइनीज फोन आता था, बहुत ही सस्ते में मिलता था, या तो वो ले लें। अब आपने वो चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में वो सुना होगा ना, कहावत के चले तो रात तक वरना चांद तक। तो इस कहावत की शुरुआत वहीं से हुई थी। कुछ कुछ तो फोन बहुत अच्छे चलते थे, कुछ कुछ फोन जब लेके आए अगले दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी। अब क्योंकि वो किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं था, तो जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा है, अगर उसमें कोई गड़बड़ आ गई, वो लेके बैठा रहता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, जो नई कंपनी उभर कर आ रही थी स्मार्टफोन मार्केट में, और उसका नाम था सैमसंग। या तो वो सैमसंग का एंड्रॉइड फोन ले ले। लेकिन सैमसंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो बहुत ज्यादा महंगा था। मतलब जो नॉर्मल कंज्यूमर थे उनके हिसाब से काफी ज्यादा महंगा था। और अगर हम बात करें नोकिया की, कि भैया उस टाइम पे नोकिया मतलब महान था, उसका क्या हुआ, तो उसका जो अहंकार है वो शायद उसको ले डूबा। क्यों? क्योंकि जब उनसे पूछा गया, जब एंड्रॉइड सिस्टम आया था, तो नोकिया से पूछा गया कि भाई आप एंड्रॉइड सिस्टम में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने बोला कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो सारे के सारे सिम्बियन में काफी ज्यादा खुश हैं, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम शिफ्ट क्यों करें? उनको लगा कि ये एंड्रॉइड सिस्टम है, ये भी जैसा हमारा सिम्बियन है वैसा ही होगा, क्या उखाड़ लेगा ये। लेकिन उनके इस अहंकार ने पूरे
नोकिया की ऐसी तैसी कर दी। वरना अगर आपको नहीं पता ना नोकिया क्या था तो भाई मैं समझा भी नहीं सकता। मतलब जैसे आज के टाइम में सैमसंग है ना, वैसे ही उस टाइम पर नोकिया हुआ करता था। और जैसा आज के टाइम में माइक्रोमैक्स है, मतलब उसके कोई भी फोन नहीं है, मतलब कोई नाम नहीं है, बहुत छोटा नाम है, उसी तरह उस टाइम पर सैमसंग हुआ करता था। लेकिन सैमसंग ने तुरंत एंड्रॉइड को अपना लिया और इसी वजह से वो मार्केट में बना रहा। खैर, तो ये दो ऑप्शन तो हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन इंडियंस के लिए निकल कर आया वो आया माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स का क्या था तो वो इंडियन कंपनी, भले ही फोन चाइना से लेकर आ रही हो, लेकिन उन्होंने अपने फोन के प्राइसेस इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखे कि ये जो सैमसंग वगैरह थे वो जिस प्राइस में प्रोडक्ट दे रहे थे उसके आधे प्राइस में ये लोग इससे भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे थे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना कि आईफोन्स वगैरह उस टाइम इंडियंस नहीं यूज करते थे, तो भाई उस टाइम आईफोन जैसा कुछ भी नहीं था इंडिया में। मतलब था, लेकिन वो 0.1-0.2% लोग थे। खैर, ऐसे आया ट्रांजिशन एक फीचर फोन से स्मार्टफोन में। तो माइक्रोमैक्स की अच्छी ब्रांडिंग, उसने बहुत अच्छा जो अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वो, बहुत सारी कैटेगरीज, हर प्राइस पॉइंट में अलग अलग फोन्स लेकर आना और एडवर्टाइजमेंट भी सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट था। ये सारे फैक्टर्स मिलाकर 2014 तक माइक्रोमैक्स इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ये ग्लोबल की टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज में से एक बन गई। मतलब सोच रहे हो, एक कंपनी सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट बेच के ग्लोबली टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज बन जाती है, तो इंडिया का मार्केट पोटेंशियल आप समझ सकते हो कितना ज्यादा है। और उसका स्टार्टिंग से ही मोटो यही था कि वो लोग मासेस के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स स्टैंड्स फॉर मासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि टेक्नोलॉजी जितने से ज्यादा लोगों के हाथों में चली जाए उतना बेटर है। प्रॉफिट कम रखो, ज्यादा लोगों को बेचो, ऑब्वियसली प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस मोटो के साथ वो लोग आगे बढ़े और 2014 तक माइक्रोमैक्स कंपनी का टोटल इवोल्यूशन करीब 21,000 करोड़ रुपए का हो गया। 2014 में कंपनी की वैल्यू 21,000 करोड़ की थी। बट देयर इज अ बिग बट हियर। माइक्रोमैक्स ने गलती क्या करी, उन्होंने फोन बेच दिया। उनका ना तो यहाँ पे कोई R&D सेंटर था, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ना ही किसी तरह का सर्विस सेंटर था। मतलब बाद में उन्होंने सर्विस सेंटर बनाने शुरू कर दिए काफी जगहों पर, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो एक बार जब उन्होंने यहाँ पर फोन को बेच दिया, उसके बाद उन्होंने कस्टमर से बोला, जिसको समझ न था वो लोग समझ गए होंगे। तो नो आफ्टर सेल सर्विसेज, नो R&D सर्विसेज, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसमें किसी भी तरह का R&D नहीं था। इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स थे वो भी माइक्रोमैक्स के फोन में बिल्कुल नहीं आते थे। मतलब उनका सीधा हिसाब था, भाई बस प्रोडक्ट को लेकर आना, यहाँ पर बेच देना, बाकी सिरदर्दी हमारी नहीं है। इसी वजह से वो लोग फोन को भी शायद काफी हद तक सस्ता बना पा रहे थे। लेकिन 2014 में Xiaomi और OnePlus जैसी चाइनीज कंपनी की इंडियन मार्केट में एंट्री होती है और वहां से चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। उन्होंने मार्केट में घुसने से पहले सबसे पहले अपना शिकार चुना। उन्होंने सैमसंग को देखा, नहीं इसका इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है हमें। उन्होंने नोकिया वगैरह को देखा, नहीं ये तो वैसे ही मर रही है। उन्होंने आईफोन को देखा, नहीं भैया उससे तो दूर ही रहो। फिर उन्हें दिखा माइक्रोमैक्स और उन्होंने कहा कि हाँ भैया ये सबसे बड़ा हाथी है, सबसे पहले इसको गिराना है। तो ये चाइनीज कंपनी माइक्रोमैक्स से भी अच्छे प्राइस में, मतलब उसी के प्राइस में बहुत अच्छा फोन यहाँ पर इंडियन मार्केट में ऑफर करने लगी। साथ ही साथ इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि ये लोग सॉफ्टवेयर में ट्विक्स लेकर आए। जो नॉर्मल अपना कन्वेंशनल एंड्रॉइड चल रहा था, जो ये लोग मतलब बस चिपका के दे रहे थे। Xiaomi और OnePlus ने क्या करा, OnePlus जो अपना सबसे पहला फोन लाए थे उसमें तो उन्होंने कस्टम OS ही दिया था, लेकिन जो Xiaomi है वो एंड्रॉइड के साथ ही आया था। लेकिन उन्होंने अपनी MIUI नाम की स्किन के साथ वो लोग ने फोन को लॉन्च किया और वो चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगी। और साथ ही साथ आपको MI की एक चीज हमेशा देखने को मिलेगी कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, भले ही दाम कितना भी कम हो, लेकिन क्वालिटी वो लोग काफी अच्छी देते हैं। तो इसी वजह से लोगों को अब तक कम दाम में अच्छा फोन तो देखने को मिल रहा था माइक्रोमैक्स की तरफ से, लेकिन अब अच्छे फोन के साथ साथ एक अच्छा बिल्ड वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला फोन भी लोगों को देखने को मिलने लगा। तो इसी वजह से लोग अब इन चाइनीज कंपनी की तरफ झुकने लगे और 2014-2015 तक Xiaomi जैसी कंपनीज ने ऑनलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स को पूरी तरीके से हरा दिया। उस टाइम Amazon, Flipkart बिल्कुल नए नए आए थे और लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी OnePlus और Xiaomi ने पूरी तरीके से माइक्रोमैक्स को यहाँ पर पछाड़ दिया। लेकिन फिर भी अभी माइक्रोमैक्स के पास ऑफलाइन मार्केट था। अगर आप ऑफलाइन फोन खरीदने जाते थे तो आपको ज्यादातर माइक्रोमैक्स के फोन ही देखने को मिलते थे। लेकिन तभी मार्केट में एंट्री हुई इनकी।
और इन दोनों ही कंपनीज ने ऑफलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स की कमर तोड़ के रख दी। मतलब इन्होंने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया। क्या करा इन्होंने, देखो जैसे आपकी एक मोबाइल की दुकान है, तो अब जैसे कोई ओप्पो या वीवो का बंदा आया, उसने कहा कि भाई आप हमारा फोन बेचोगे? हाँ भाई क्यों नहीं, हमारी दुकान है, हम बेच देंगे तुम्हारा फोन। अभी भी हम फोन बेच रहे हैं, हमारा तो और अच्छा है, हमारे पास प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ जाएगी, लोग हमें ज्यादा आएंगे हमारे पास। तो जैसे ही मैंने हाँ करी, उन्होंने तुरंत मेरा जो कबाड़ सी दिखने वाली दुकान थी, मतलब दुकान दिखने में ही अच्छी लगने लगी, प्लस अंदर वीवो ओप्पो दुनिया भर के पोस्टर लगा दिए। मतलब दुकान को आपकी पूरी तरीके से चमका देते थे। साथ ही साथ उन्होंने दिमाग क्या लगाया, उन्होंने दुकानदार से बोला कि भैया देखो, अगर तुम हमारा फोन बेचोगे तो हम तुम्हें बाकी दूसरे फोन्स के मुकाबले ज्यादा कमीशन देंगे। तो ऑब्वियसली इससे दुकानदार की आंखें खुल गई। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे कोई कस्टमर आया तो भले ही उसी प्राइस पॉइंट में दूसरा फोन अच्छा है, लेकिन वो लोग ओप्पो या वीवो को कंसीडर करते थे कि नहीं सर, ये वाला फोन देखो मार्केट में नया आया है, ये तो इतना अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें उनको ज्यादा कमीशन देखने को मिलता था। और साथ ही साथ उसी टाइम पर सेल्फी की जो ट्रेंड है वो भी चालू हो गया। लोग मतलब ऐसे करके उल्टे सीधे तरीके से मुंह बना के फोटोज खींचने लगे। वहीं पर इस चीज का सबसे तगड़ा फायदा उठाया ओप्पो और वीवो ने। अगर आपको याद हो तो 2016-15 के आसपास अगर ओप्पो वीवो का कोई भी फोन लेता था तो उसका मेन मकसद होता था सेल्फीज खींचना, क्योंकि वो लोग ब्यूटी मोड, ये मोड, वो मोड डाल के अपने फोन में ऐसा मतलब पाउडर लगा देते थे आपके चेहरे पे कि मतलब बस निखार ही निखार आ जाता था आपके चेहरे पे। तो इसी वजह से वो फोन भी ऑफलाइन मार्केट में और भी ज्यादा बिकने लगे। प्लस उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत अच्छे एड्स बनाए और यूथ को अट्रैक्ट करा। और जो माइक्रोमैक्स थे हमारे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। और 2017 आते आते उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हमारे बस की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स की गलती क्या रही, उसने क्या सोचा कि हम प्रोडक्ट को उसी प्रॉफिट मार्जिन पर बेचते रहेंगे, क्योंकि हम एक इंडियन कंपनी है तो शायद लोग हमसे खरीदना प्रोडक्ट बंद ना करें। यही गलती थी उनकी, उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं करा। और ये जो चाइनीज कंपनीज थी ना, इन्होंने मार्केट हटाने के लिए, मतलब सिर्फ मार्केट को खाने के लिए, स्टार्टिंग में भले ही उन्होंने कहा हमें 1 साल 2 साल नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नुकसान में हम अपना प्रोडक्ट बेच देंगे, लेकिन हम सबसे पहले मार्केट को खाएंगे। और यही करा उन्होंने, बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छे फोन्स दिए, और यही काम माइक्रोमैक्स नहीं कर पाया। और इसी वजह से 2014 में जिस कंपनी की वैल्यू 21,000 करोड़ थी, 2016 आते आते वो 10,000 करोड़ पे आ गई, 2017 में वो 5,000 पे, 2018 में वो 4,000 पे, और 2019 आते आते वो लोग 2300 करोड़ पर ही रह गए थे। मतलब अपने नेट वैल्यू का वो लोग केवल 10% रह गए थे सिर्फ 4 सालों में। लेकिन अब माइक्रोमैक्स अपनी IN सीरीज के साथ वापस आ रहा है, जिसका नाम है इंडिया। मतलब ये लोग भी बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने। इनको पता है कि इंडियंस आर इमोशनल फूल्स, वो लोग इमोशन में बह के कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी बॉल का फायदा उठाते हुए वो लोग छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस फोन का नाम इंडिया रखा हुआ है। अच्छा, कुछ गलतियां भी हुई हमसे, पर पहली बार कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और सीख भी रहे थे। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर माइक्रोमैक्स से मेरी कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ भाई माइक्रोमैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर निकले। ये लोग चाइनीज प्रोडक्ट जितने भी हैं, जो रियलमी, शाओमी, हर दूसरे तीसरे दिन में ये लोग जो फोन निकालते हैं, उसकी जगह एक अच्छा फोन निकाले और इन लोग का मार्केट शेयर कैप्चर करे, इनको हटाए यहाँ से। मतलब हमें नहीं चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन जो उससे आपका पैसा आएगा, जो आपने पहले गलती करी है, जो प्रॉफिट आपने अपनी जेब में रखा है, उसकी जगह आप क्या करो, अपनी R&D सेंटर्स बनाओ, यहाँ पर खुद के प्रोडक्ट डेवलप करो, खुद की डिजाइन बनाओ, और जितना पैसा आप कमाओगे उन सारे पैसे को दोबारा आप लोग इसी चीज में लगाओ। और इसकी वजह से आने वाले 5 सालों बाद किसी भी इंडियन कंपनी को चाइना जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा एक एग्जांपल सेट करो। और माइक्रोमैक्स ने ऐसा कर रखा है भाई। वो 2014 में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, ग्लोबली टॉप 5 कंपनीज में से एक थी, तो ऑब्वियसली वो दोबारा भी कर सकते हैं। और इस बार मैं पर्सनली चाहता हूं कि भाई वो लोग जो प्लांट बनाए, वो लोग फोन इंडिया में ही बनाए। भले यहाँ पर आप असेंबल करो, लेकिन यहीं पर करो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाओ। पहले तो इनका कोई R&D सेंटर, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार आप ऐसा करो, इस बार अच्छा कस्टमर सपोर्ट दो, इस बार सॉफ्टवेयर जो है उसमें आप लोग अपना इनपुट डालो, कुछ मेहनत करो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका फोन क्यों नहीं बिकेगा भाई। इंडिया का मार्केट
बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और वो लोग इंडियन कंपनी को जरूर सपोर्ट करेंगे अगर आप उनको एक अच्छी वैल्यू देते हो तो। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई वो लोग कैसा भी फोन दे रहे हो, वो लोग इंडियन कंपनी है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। भाई देखो, आपको भी आपका मेहनत का पैसा है, आपके पैसे की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। भले ही चाइनीज फोन से थोड़ी सी कम मिले तो भी हम काम चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइनीज फोन से बिल्कुल आधी वैल्यू मिल रही है तो भी जाके हम उस प्रोडक्ट को ले लें। तो इतना भी वो नहीं होना चाहिए हमें। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या सोचना है। माइक्रोमैक्स का जो अब दोबारा राइज है वो राइज होगा या नहीं होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और रही बात IN सीरीज के फोन की, तो उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसी तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।